हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा मैंने कहा था, मेरे पास कुछ एक पेपर पड़े हुए हैं हमीरपुर बोर्ड के प्रीवियस ईयर के, उसे जो है हम जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज से जो है इस सीरीज को मैं शुरू कर रहा हूँ। आज जो है हम फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। मेरे पास टोटल मिला के 182 पेपर जो है पड़े हुए हैं, जो कि अलग अलग परीक्षाओं के हैं। ये आपके 2017 से लेकर 2021 तक के हैं। ठीक है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें मैं जो है बेसिकली इंक्लूड करूँगा नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसमें आपकी इंडिया की जीके रहेगी, आपकी एचपी की जीके रहेगी, करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे जो भी अभी करंट के हैं, और साथ के साथ साइंस के क्वेश्चन, आपकी इंग्लिश आती है इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग रहेगी और हिंदी रहेगी। ठीक है, जो भी नॉन टेक्निकल पार्ट है, आपका कोई सा भी एग्जाम है हमीरपुर बोर्ड का, प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपने लगा लिया, ठीक है, तो एक रामबाण जो है सिद्ध होते हैं वो। इसमें से जो है एज इट इज़ क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और उनके जो है काफ़ी दफ़ा तो मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ एक क्वेश्चन है जिनके जो है ऑप्शन भी चेंज नहीं करता है एग्जामिनर, एज इट इज़ डाल देता है। तो ये जो है काफ़ी बेनिफिट होगा इस वीडियो से आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इसमें डीपली एनालिसिस करेंगे और साथ के साथ मैं आपको टॉपिक भी बताता रहूँगा। ठीक है, कुछ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। ठीक है, जैन धर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, बौद्ध धर्म से भी बनते हैं। अब नर्मदा नदी है, वहाँ से जो है एग्जामिनर बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी उसका जो है ओरिजिन पूछ रहा है, कभी पूछ रहा है उसके ऊपर कौन सा बांध है, कौन सा एक झरना है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो भी मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा कि हाँ, इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा, और जहाँ तक अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के इस लेक्चर की तरफ। देखिए, फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आगे जितने भी हमारे पास पेपर पड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया 180-82 पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको सारे के सारे पेपर जो है प्रोवाइड करा दूंगा एक एक करके। और इनका जो पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हो किसी कारण से, तो मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इंडिविजुअली जो है सेंड कर दूंगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ठीक है, तो उपनिषद जो है वो किसकी पुस्तकें हैं? ये है आपकी तत्व विज्ञान यानी फिलोसफी की। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप साथ के साथ अपना आंसर देते रहिएगा, इसको एज आप रिवीजन ले सकते हैं। तो डेली जो है वीडियो में डालूंगा इसको। ठीक है, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इस वीडियो को जो है डेली में पोस्ट करूंगा। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा, जो हमारी एक एमसीक्यू वीडियो आती थी वो किसी कारण से बंद हो गई है। ठीक है, तो उसे भी जो है मैं दोबारा से रिवाइव करूं, उसे दोबारा से शुरू किया जाए। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये किससे डील करती है? ये आपकी फिलोसफी की है। अभी यहीं से पूछता है जो उपनिषदों की संख्या है वो कितनी है। ठीक है, 108। कितने उपनिषद है? 108 है। और इसका जो है मेन पूछता है इसका मतलब क्या है। उपनिषद का मतलब है पास बैठना, पास बैठना। इसका जो मतलब होता है वो होता है पास बैठना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसने पाटलिपुत्र को स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र या पाटिल ग्राम करके आपको जो है एग्जामिनर पूछेगा। काफ़ी दफ़ा इसे जो है पाटिल ग्राम भी एग्जामिनर दे देता है। तो पाटिलपुत्र या पाटिल ग्राम की जो स्थापना है उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उदयन ने जो अपने पिता अजातशत्रु इनके पिता थे, उनकी हत्या की थी, और उसके बाद मगध की राजगद्दी पे बैठ गए थे। कब बैठे थे? 461 में। 461 में जो है ये मगध की राजगद्दी पे बैठे हुए थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे, ऐसा भी पूछता है एग्जामिनर। तो उदयन जो था ये जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया बौद्धिज्म और जैनिज्म, यहाँ से जो है जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो बौद्धिज्म का टॉपिक और जैनिज्म, इस टॉपिक को आप एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा। तो बुद्धिस्ट जो पहली काउंसिल थी ये हुई थी आपकी राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक लिखिएगा। ट्रिक है रवि पीके है। पीके मूवी देखी आपने? ठीक है, वहीं से आप याद करोगे। रवि जो है वो पीके है। ये क्या है? ये ट्रिक है किस चीज़ की? बौद्धिस्ट काउंसिल को याद करने की। टोटल 6 काउंसिल हुई थी, जिसमें से 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है रवि पीके है। तो पहली जो आपकी काउंसिल हुई वो आर ए यानी आर ए, रवि के आर ए से बनेगा क्या? राजगृह। पहली कहाँ पे हुई? राजगृह में। दूसरी वी आई से बनेगा क्या? पे वैशाली में। दूसरी कहाँ पे हुई? वैशाली में। तीसरी पीके, पी से बनेगा क्या आपका? पाटलिपुत्र। और के से बनेगा आपका कुंडलवन। कहाँ बनेगा?
कुंडल 1, ठीक है। तो ये 4 जो है बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि रिपीट होती है। बाकी जो आपकी 2 थी वो वर्मा जो आपका म्यांमार है वहाँ पे हुई थी 5वीं और 6ठी, ठीक है। उन्हें जो है एग्जामिनर इतना नहीं पूछता। इन चारों में से जो फर्स्ट 4 है इन्हीं को जो है रिपीट करके पूछता है। और इसकी जो 4th काउंसिल थी जो कि कहाँ पे हुई थी, कुंडल 1 में, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर पूछता है कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में जो है डिवाइड हुआ था कौन सी काउंसिल के बाद, ठीक है। तो चौथी जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो बौद्ध परिषद थी, उसके बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में जो है डिवाइड हो गया था, बंट गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट था। तो लास्ट जो है मौर्य एम्पायर कौन था, तो इसका नाम था बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौर्य एम्पायर की जो स्थापना है वो किसने की थी, ऐसा भी डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है। तो इसकी जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है मौर्य राज्य की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। इसी के दरबार में एक रहता था कौटिल्य, ठीक है। दरबार में नहीं, मतलब इसका जो है समकालीन था। पूछा जाता है जो कौटिल्य है या फिर आपका चाणक्य है जिसने अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है, वो किसके समकालीन थे, ठीक है। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इसकी डेथ भी पूछी जाती है। तो इसकी डेथ कहाँ पे हुई थी, श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटका में है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो डेथ हुई थी वो श्रवण बेलगोला कर्नाटका में जगह है, वहाँ पे हुई थी। ये भी जो है इसकी डेथ इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुहर का संस्थापक कौन था, तो फाउंडर ऑफ पुहर। तो पुहर की जो स्थापना वो करिकला ने करी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। पुहर जो है आपका तमिलनाडु के अंदर है, एक टाउन है। अभी चोल जो राजा हुआ करते थे, चोल किंगडम, ठीक है, उनकी राजधानी भी हुआ करती थी ये पुहर। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, चोल राजा करिकला ने। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये जो है इसके तमिलनाडु में है पुहर, और इसको जो है कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं, कावेरी पट्टनम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये शूद्रक द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसका जो है पूछता है एग्जामिनर कि मृच्छकटिका कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो मृच्छकटिका, मृच्छकटिकम ये आपको देखने को मिलेगा। ये संस्कृत भाषा का जो है शब्द है, और इसका जो मतलब है वो है मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिका का मतलब क्या है, मिट्टी की गाड़ी या फिर मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, ठीक है। और जो ये आपका मृच्छकटिका है इसे रचा गया था, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि जो मेन स्थल है वो कहाँ पे है, वो पाटलिपुत्र में है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो फेमस पोइट थे किसके दरबार के, ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था ये आपका अमीर खुसरो। इसे जाना जाता है तोतिया हिंद या भारत का तोता के नाम से। सितार और तबला, सितार और तबले का जो आविष्कार है वो भी अमीर खुसरो द्वारा माना जाता है कि उसने जो है इसका आविष्कार किया है, उसी को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। अब जो खिलजी है, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी जो स्थापना थी वो की थी किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। अब याद कैसे करोगे, इसे याद करने की ट्रिक है कि अगर आपने मेरी खिल्ली उड़ाई तो मैं आपको जला दूंगा, ठीक है। अगर मेरी खिल्ली उड़ाई तो मैं क्या करूंगा, आपको जला दूंगा। तो खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है ये हम्पी कर्नाटका के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे है ये, हम्पी के अंदर है विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी कहाँ पे है, हम्पी है कर्नाटका जो हमारा राज्य है। कर्नाटका यूनिफिकेशन पूछता है, कर्नाटका का एकीकरण कब हुआ, तो 1956। कर्नाटका का जो एकीकरण है वो 1956 में हुआ था। यहीं से एक और मंदिर आता है राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर कहाँ पे है, वो भी कर्नाटका के अंदर है। और एक भूतनाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर ये भी कहाँ पे है, भूतनाथ मंदिर है आपका कर्नाटका के बादामी में। बादामी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे है भूतनाथ मंदिर, जो भी रिपीट हो रहा है। मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो रिपीट होते हैं हमारे हमीरपुर बोर्ड में और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भगत तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो भगत जो तुकाराम थे ये किसके समकालीन थे, ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। ये किसके समकालीन थे, ये थे आपके जहांगीर के समकालीन, ठीक है। मराठी पोइट थे ये। और जहांगीर को किसके लिए जाना जाता है, जहांगीर को जाना जाता है न्याय की जंजीर के लिए।
इसने एक जंजीर बनाई थी, न्याय की जंजीर, ठीक है। किसकी थी वो? सोने की, सोने की जंजीर थी, जिससे जो है इसे जाना जाता है जहांगीर को। अच्छा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भगत तुकाराम को हटा दीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली ऑप्शन सेम रहेंगे। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन जो है पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, इनमें से कौन अनपढ़ था। तो अनपढ़ की बात आएगी तो अकबर जो था वो अनपढ़ था, ठीक है, इलिटरेट था अकबर, अकबर अनपढ़ था, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का जो मकबरा था वो कहाँ पे है? वो सासाराम में है। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा कौन सा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने जो भू राजस्व है यानी रेवेन्यू है उसके लिए एक टैक्स शुरू किया था शेर शाह ने, जिसका नाम था राई। कौन सा टैक्स? राई। ये भी एग्जामिनर पूछता है, राई टैक्स जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? शेर शाह सूरी द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, किसे मराठा राजकारण का चाणक्य कहा जाता है? इसे स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। मराठा राज्य का जो है चाणक्य किसे कहा जाता है? ठीक है, मराठा जो राजकारण है, पॉलिटिक्स है, उसका चाणक्य कहा जाता है नाना फडणवीस को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशवा जो है मराठा जो किंगडम था, ठीक है, मराठा जो किंगडम, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिवाजी द्वारा जो है, शिवाजी ने इसे फाउंड किया था, ठीक है। पेशवा जो है इंपॉर्टेंट पद होता है मराठा में, और मंत्रिपरिषद, जिसका मंत्रिपरिषद था शिवाजी का, उसे क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। इसे किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान। अच्छा, 2 टर्म मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, अष्टप्रधान और एक आता है अष्टदिग्गज, एक आता है अष्टदिग्गज। तो देखिएगा, जब भी अष्टप्रधान की बात करेगा तो अष्टप्रधान जो था ये आपका शिवाजी से रिलेटेड है, ठीक है, इसकी जो मंत्रिपरिषद थी इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टदिग्गज जो था ये कृष्णदेव राय। जब इसकी बात आएगी अष्टदिग्गज की तो ये कहाँ पे था? ये कृष्णदेव राय की जो मंत्रिपरिषद थी उसके कहा जाता था। अष्टप्रधान शिवाजी, ठीक है। पेशवा जो है इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था यहाँ पे। इसने जो है टैक्स शुरू किए थे, एक तो सरदेशमुखी प्लस चौथ और सरदेशमुखी क्या है? ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सरदेशमुखी और चौथ क्या है? तो एक टैक्स है, किसके द्वारा शुरू किए गए थे? तो शिवाजी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के वारिस कौन थे? ठीक है, उसके जो सक्सेसर थे वो कौन थे? ये थे खड़ग सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बन जाएगा फर्स्ट, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था किसे? तो महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से। अमृतसर की संधि कब हुई? तो 1809 में। 1809 में जो है अमृतसर की संधि हुई थी, किस किस के बीच में? तो महाराजा रणजीत सिंह प्लस एक मेटकॉफ करके अंग्रेज था, उसके बीच मेटकॉफ प्लस रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि कब? 1809 में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसे मैं मार्क कर रहा हूँ। मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 तरह की जो है प्रथाएं थी, ठीक है, जो कि आपकी जमीन से रिलेटेड है। ये जिम्मेदारी यानी स्थायी बंदोबस्त जिसे हम कहते हैं, रायतवाड़ी और महलवाड़ी। इसके बारे में आप जरूर एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, इस टॉपिक को। रायतवाड़ी फिर जो महलवाड़ी जिम्मेदारी है या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछता है एग्जामिनर। तो रायतवाड़ी जो थी ये सबसे ज़्यादा थी, 51% जो एरिया है हमारा, ठीक है, असम, फिर आपका मद्रास में, बॉम्बे में, तो यहाँ तक फैली हुई थी रायतवाड़ी सिस्टम। 51% भारत के 51% हिस्से पे था ये, ठीक है। कब शुरू हुई थी? तो 1802 में जो है रायतवाड़ी शुरू हुई थी। देखिए, जो रायत होता है ना, रायत का मतलब होता है कृषि करने वाला यानी खेती करने वाला। तो खेती करने वाले को क्या बोलते हैं? रायत, ठीक है। तो इसी से मिलती जुलती एक 2020 या 19 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था रायतू बंधु योजना। सुनी है आपने? रायतू बंधु योजना। तो रायतू से आप क्या समझे? यानी वो किससे रिलेटेड है? वो कृषि से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है, रायतू बंधु योजना। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की थी। तो रायतवाड़ी यानी कृषि करने वाला, ठीक है, ये व्यवस्था मुनरो द्वारा शुरू की गई थी 1802 में। और रायतवाड़ी, महलवाड़ी और जो आपकी जिम्मेदारी यानी स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ से भी एग्जामिनर जरूर पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो भारत के मार्टिन लूथर कहे जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर। अच्छा, पहले तो आपको ये तो भारत के मार्टिन लूथर थे। अच्छा, मार्टिन लूथर थे कौन?
तो मार्टिन लूथर जो है यूएसए के एक महान नेता थे, ठीक है, जो निग्रो वहाँ की जाति थी, ठीक है, उन्हें जो है फंडामेंटल राइट दिलाए थे उन्होंने, जो उनके जो मूलभूत अधिकार थे उन्हें दिलाने का जो श्रेय है वो मार्टिन लूथर को जाता है, ठीक है। कहाँ से थे? यूएसए से। अब भारत के मार्टिन लूथर कहे जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो दयानंद सरस्वती से कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं। पहला तो जो है इनका आपको ओरिजिनल नेम, ठीक है, जो इनका मूल नाम है वो याद करना है। इसे एग्जामिनर काफ़ी टाइम पूछ रहा है। तो मूल शंकर, इनका जो मूल नाम था वो क्या था? मूल शंकर। ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन, ठीक है, जो इनके द्वारा स्थापना की गई थी, किसकी? आर्य समाज की। उसके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट था कि हिंदू धर्म को अपनाया जाए, या फिर जो कुछ एक लोग जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया है, हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लिया है, वो दोबारा से जो है हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। तो ये शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था, किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखिएगा, 1946 में तेबागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेबागा जो मूवमेंट था ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल में हुआ था तेबागा, यानी तीसरा भाग। तो इसमें जो है ये भी रिलेटेड है आपका कृषि से। किससे रिलेटेड है? कृषि से। अच्छा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। ये भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह की अगुवाई किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के साथ जो उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था उसकी अगुवाई की गई थी सरोजिनी नायडू द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? कमेंट करके आप मुझे बताओ, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, 1920, 1930 या फिर आपका 1917, ठीक है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें जो अगुवाई की थी, साथ दिया था, उस सरोजिनी नायडू ने दिया था। सरोजिनी नायडू से आप क्या क्या याद करोगे? ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी, यानी यूपी में जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। भारत की कोकिला जो इनका निक नेम है, ठीक है, जो है अन्य नाम से जाना जाता है भारत की कोकिला। और इनका जन्मदिन आता है 13 फरवरी को। कब आता है? 13 फरवरी को। इस दिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। याद कीजिएगा, नेशनल वुमेन्स डे। एक आपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सुना होगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये आता है 8 मार्च को। ये आता है 8 मार्च को। लेकिन एक नेशनल वुमेन्स डे आता है जो कि सरोजिनी नायडू जो थी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को, ठीक है। ये राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, संविधान में हमारे देश को कौन से नाम से दर्शाए गए हैं, यानी भारत को जो है कौन कौन से नाम से दर्शाया गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे। तो इसमें जो है इंडिया और भारत का वर्णन है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? फर्स्ट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से पुट होगा कि कौन से अनुच्छेद में जो है इंडिया और भारत कहा गया है। तो जो है अनुच्छेद 1, भारत का अनुच्छेद 1, पहला ही जो हमारा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ से भी दो चीज़ें आपको याद करनी है। एक तो डायरेक्टली पता चल गया कि भारत को जो नाम दर्शाए गए हैं वो क्या क्या दर्शाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत और इंडिया। और सेकंड लाइन पे भी ध्यान दीजिएगा, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भारत क्या है, तो भारत है राज्यों का संघ, ठीक है। वहाँ पे आपको केंद्र शासित प्रदेश भी देगा ऑप्शन में कि भारत केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का संघ है या फिर भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको अड़े रहना है कि भारत सिर्फ और सिर्फ किसका? राज्यों का संघ है, ठीक है। उसमें केंद्र शासित प्रदेश को आपको इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 जो आर्टिकल 25 है के शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है। तो 25 जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कहाँ से? आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, ठीक है, कोई भी धर्म मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। तो इसमें जो है कौन सा नहीं है? इसमें पारसी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट है। कहाँ से लेके? 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारे कौन से राइट है? ये हमारे फंडामेंटल राइट है। लिए गए कहाँ से है? यूएस से, अमेरिका के संविधान से जो है हमने इसे लिया है। नेक्स्ट देखिएगा,
राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो ये जो है नॉन जस्टिसेबल है, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा, यानी कि अन्यायोचित है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्हें जो है हम अप्लाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है यानी जो हमारी मूलभूत अधिकार है उन्हें जो है किसके द्वारा अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्लस हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, उनका जो अभिभावक है हमारे फंडामेंटल राइट का वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है। तो सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है किसके द्वारा लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जा सकते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है ये जो है नॉन जस्टिसेबल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से भाग में है डीपीएसपी आपके, तो भाग 4 कौन से, चौथे भाग में है। हमारे संविधान का जो चौथा भाग है वहाँ पे है डीपीएसपी का वर्णन। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से, 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से हमने इसे भी लिया है। ठीक है, इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ से पूछा जाता है आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 डील करता है किससे, पंचायतों के संगठन से। और एक आता है आर्टिकल 44 यानी कि अनुच्छेद 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, समान जो है आपकी सिविल संहिता से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी अधिकार निहित है, यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसके में है, वो सब कुछ है आपके राष्ट्रपति के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का पहला जो पर्सन है वो कौन है, वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। करंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है अभी हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, भारत के जो है पहले कृषि मंत्री कौन थे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन सा महाभियोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति को हटाना हो या तो राष्ट्रपति खुद अपना त्यागपत्र दे दे या फिर एक अदर ऑप्शन होता है महाभियोग। तो महाभियोग जो है कहाँ से शुरू होता है, तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, कहीं भी इसको पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, संसद के कोई भी सदन में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन इसके लिए एक प्रावधान है, ठीक है, कि आपको जब भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू करना है तो उसके पहले 14 दिन पूर्व जो है आपको राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध महाभियोग पारित किया जाएगा। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में जो है हमारे जो राष्ट्रपति है इसके महाभियोग का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे राष्ट्रपति की जो उम्र होती है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज कितनी है, वो 35 साल। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत सरकार का वित्त बिल यानी फाइनेंस बिल या मनी बिल का कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका आर्टिकल है 110 में जो है इसका वर्णन है। लोकसभा में ही पारित किया जाता है क्योंकि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। अगर वहाँ पे पारित कर दिया जाए तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती, उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती राज्यसभा, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाता है। ठीक है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका जो है फैसला कौन करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट होगा, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका फैसला यानी इसका जो निर्णय है वो कौन लेगा, वो लेगा आपका लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होती है कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है इसका निर्णय लेने की। नेक्स्ट देखिएगा, भारत ने सबसे पहले संपत्ति कर कब शुरू किया था। ठीक है, तो हमारा वेल्थ टैक्स जो है 1957, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1957 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित की है, यानी नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लग चुकी है, तो हमारे यहाँ पे अभी तक नेशनल इमरजेंसी लगी है 3 बार। कितने बार, 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कब कब लगा था, एक 1962 में लगा था जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था, एक लगा था 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, और एक जो है इंदिरा गांधी ने लगाई थी कब, 1975 में अंतरिम कारणों के कारण। ठीक है, तो यहीं से जो है कुछ एक क्वेश्चन पुट होते हैं आपके कि जब लास्ट आपका 1975 में आपातकाल लगा था तो उस समय हमारे क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो फरुखुद्दीन अली अहमद जो है उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। 3 तरह की इमरजेंसी है इंडिया में। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। 3 तरह की इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 352 में भी इमरजेंसी है। ठीक है, ये जो है नेशनल इमरजेंसी
जो मैंने अभी आपको 3 इमरजेंसी कराई, ये तीनों लगी है किसके तहत, आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, जो इमरजेंसी है इसकी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। इमरजेंसी लगा सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 352 अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कोई भी बाहर जो है युद्ध होता है उसमें लगाई जाती है, या फिर कोई हमारे अंदर के हालात ठीक नहीं है तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक आता है आर्टिकल 356। ठीक है, इसको याद कैसे करना है आपने, 352 याद रहेगा +4, 352 + 4 56। 56 में कौन सा है, 56 में है आपकी स्टेट इमरजेंसी या फिर राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन काफ़ी टाइम लगा ही रहता है। ठीक है, अभी भी दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के कुछ एक विधायक है वो कह रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो लगता है कौन से आर्टिकल के तहत, 356 के तहत। और वहीं पे अगर हम बात करें लास्ट में वो आता है 360 में। ठीक है, इसमें भी 356 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 360। आर्टिकल 360 इसके तहत लगती है फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है, एक भी बार अभी तक क्या नहीं लगा हुआ है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की जो है उसका टेन्योर भी पूछता है कि अगर एक बार वित्तीय आपातकाल लग गया तो उसकी जो है लगे रहने की स्थिति क्या है, यानी कितने दिनों तक इम्पोज किया जाता है। तो इसकी कोई भी जो है तिथि निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो आउटपुट जो मेथड होता है उसके द्वारा कृषि जो आय है इसकी गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल्दी से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 124वां आपका, किसकी मदद से राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किया गया। तो राउरकेला, ठीक है, जो ये स्टील प्लांट है आपका, ये पश्चिमी जर्मनी की सहायता से 1959 में जो है एस्टेब्लिश किया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बोकारो, भिलाई वो USSR की सहायता से बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा आपका जो हमारा सेल है यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट देखिएगा, नया कैपिटल इशू कहाँ स्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी बाजार, प्राइमरी मार्केट हो जाएगा इसको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इकोनॉमी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं। तो इकोनॉमी से अगर मैं ऐसे ही आपको जो है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कराऊंगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 126, RBI के खुला बाजार प्रचलन किसकी खरीद और बिक्री संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो ये सरकारी जो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बाजार नियम, ठीक है, जो मार्केट लॉ है वो किसके द्वारा, वो JB से द्वारा जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे भी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती। ऑप्शन देखिएगा क्या दे रखे हैं, भारत, मिस्र, मेक्सिको और ईरान। तो कर्क रेखा जो है ईरान से नहीं गुजरती, मेक्सिको से जाएगी, मिस्र से जाएगी, भारत से जाएगी। ठीक है, और ऑप्शन में सेम ही रहते हैं, ईरान की जगह पाकिस्तान दे देगा, और ईरान की जगह काफ़ी दफ़ा जो है पाकिस्तान दे देता है। तो पाकिस्तान से भी जो है आपकी कर्क रेखा नहीं जाती। बात करें जो हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, वहाँ से भी जाती है, ओमान से भी जो है आपकी कर्क रेखा जाती है। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइएगा टोटल कितने देश है, टोटल कितने देश है जहाँ से कर्क रेखा जाती है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो भी हमारा पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो मैं पेपर कराऊंगा वहाँ पे मैं जो है सबसे पहले आपको जो ये क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वही आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में जो है मैंने पूछा कितने देशों से कर्क रेखा जाती है, तो ऑप्शन दे देता हूँ, 16 देशों से, 17 देशों से, 18 देशों से, 19 देशों से। ठीक है, कर्क रेखा कितने देशों से जाती है माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी की जो है अपर लेयर में कौन से सबसे ज़्यादा धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम। ठीक है, सियाल आपको याद करना है, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर यहाँ पे धातु की जगह आ जाए एलिमेंट, धातु की जगह पूछ ले हो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पे आपको टिक करना है। सबसे ज़्यादा जो मात्रा में ऑक्सीजन जो है तत्व पाया जाता है ऊपरी सतह में। यहाँ पे इसने धातु पूछा है और धातु में भी जो है ऑप्शन एल्यूमिनियम दे रखा है, जबकि सियाल और एल्यूमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी की ऊपरी सतह में। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है, वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, कहाँ पे है, ये है आपका, कौन सा है, तो ये है कोटापेक्सी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए जहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी एंडीज पर्वतमाला है सबसे लंबी, ठीक है, कहाँ पे है आपकी, नॉर्थ अमेरिका में, वहीं पे है ये, सॉरी साउथ अमेरिका में ना, साउथ अफ्रीका में है, वहीं पे जो है कोटापेक्सी जो कि सबसे एक्टिव वोल्केनो है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल,
ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, भारत का पूछा जाता है कौन सा, थार मरुस्थल। वी आकार की खाई बनाती है, तो वी शेप जो वैली है वो कौन बनाएगा, वो बनाएगी नदियाँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवर। ठीक है, वी शेप की जो वैली बनती है वो किसकी वजह से बनती है, नदियों की वजह से बनती है। नेक्स्ट है डियागो गार्सिया है, तो डियागो गार्सिया पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड है जो कि लोकेटेड है इंडियन ओशियन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर में। कहाँ पे है ये, हिंद महासागर के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी हाईएस्ट वाटरफॉल ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम पूछा जाता है, इसका नाम है एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल ये लोकेटेड है कहाँ पे, जोग वाटरफॉल ये लोकेटेड है कर्नाटका के अंदर। कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। अच्छा, हिमाचल की बात करें, हिमाचल का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैं आपको दे देता हूँ, शिमला, मंडी, कुल्लू या फिर कांगड़ा। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकांश मौसमीय घटनाएं होती है, तो जो मौसमीय घटनाएं होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो होती है ट्रोपोस्फेयर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में जो है, अगर प्योर हिंदी की बात करें तो इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे निचली परत होती है ये, यहाँ पे जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो होती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से पूछता है ओजोन लेयर, ओजोन जो परत है वो कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा अगर डायरेक्टली पूछता कि ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं O3 से। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, ओजोन को मापने वाली इकाई, तो ओजोन को जो है डॉप्सन में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सर्दी की साफ रात्रि को पृथ्वी किस घटना के कारण ठंडी होती है। सर्दी की जो साफ रात्रि होती है वो पृथ्वी की कौन सी घटना के कारण ठंडी होती है, तो ये होती है विकिरण यानी रेडिएशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंडक्शन यानी कि जो चालन होता है ये मेनली सॉलिड के अंदर होता है, और जो आपका संवहन होता है ये लिक्विड और आपकी जो वायु होती है उसके अंदर होगा, एयर में होगा। ठीक है, और विकिरण जो कि रेडिएशन लाइट वगैरह में होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है व्यापारी हवा सबसे शक्तिशाली डैश के दौरान होती है, तो जो आपकी ट्रेड विंड्स होती है ये गर्मियों में यानी गर्मी समर में जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, साइड्राइट किसका अयस्क है, साइड्राइट जो है और है किसका, लोहे का, आयरन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आयरन से भी एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, आयरन से पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर किसकी परत जो है चढ़ाई जाती है, तो जिंक की। ठीक है, जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं लोहे के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे ऊंचे स्तर और अच्छी गुणवत्ता का कोयला, जो बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है वो है एंथ्रेसाइट कोयला। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अभी आपसे डायरेक्टली दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछेगा सबसे ज़्यादा कोयला जो है कहाँ पे होता है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो मोड़ देगा क्वेश्चन को और पूछेगा सबसे ज़्यादा लिग्नाइट जो कोयला है वो कहाँ पे होता है, तो लिग्नाइट जो कोल है वो सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तमिलनाडु। ठीक है, अगर डायरेक्टली पूछे कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर तो है झारखंड। अगर उसने लिग्नाइट को हाईलाइट करके पूछ लिया तो आपको तमिलनाडु पे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, भारत विश्व का किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है, तो ज्वार। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है 144, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम रिपीट करके पूछा जा रहा है। तो नाथुला जो दर्रा है ये है सिक्किम के अंदर। कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। अरुणाचल से पूछा जाता है दिहांग वैली, दिहांग दर्रा। ठीक है, दिहांग घाटी ये कहाँ पे है, ये आपकी अरुणाचल में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से आपके बहुत सारे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एक पूछे जाते हैं, जैसे आपका जो जिला हो गया। ठीक है, यहीं से जो है कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर
डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। तो यहाँ से जो है कुछ एक क्वेश्चन, भारत का टाइगर स्टेट एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है अभी करंट टाइम में भारत में, तो टाइगर को जो मध्य प्रदेश से को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, जो हमारा पहला जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? ये आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका नाम भी पूछा जाता है तो तारापुर संयंत्र, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है, जो कि भारत का पहला क्या था? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। अभी करंट टाइम में भारत में कितने जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो 22। कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे? 22। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल जो है ये इकाई है आपकी ध्वनि की तीव्रता की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि को किस में नापा जाता है? डेसिबल में। अच्छा, निम्न में से ऊष्मा का एक सबसे अच्छा चालक, तो यहाँ में जो है सबसे अच्छा चालक होगा पारा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको एच जी से जो है डिनोट किया जाता है। और आपके जो थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, उसमें भी किस चीज़ का यूज किया जाता है? पारे का। उसमें किसका यूज किया जाता है? पारे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि 5 से 6 पेपरों में मैंने देखा है बार बार रिपीट हो रहा है। और इसके जो है बाकायदा उसने एग्जामिनर ने जो है इसके ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं। डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी पहले नंबर पे है, एम्पलीट्यूड सेकंड नंबर पे है, डायरेक्टली पुट कर रहा है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। पिच यानी सुर एक संवेदना है जो कि आधारित है, तो ये जो है किस पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिएगा, जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, जब फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति जो है ज़्यादा होगी तो पिच जो है कम होगी और ध्वनि जो है पतली होती है। ध्वनि पतली होती है कब? जब पिच ज़्यादा होती है। तो महिलाओं की जो पिच है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, उसी वजह से उनकी जो महिलाओं की जो ध्वनि होती है वो पतली होती है। लेकिन अगर आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी अगर कम होगी तो पिच ज़्यादा होगी और आवाज़ कैसी होगी? आवाज़ मोटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। मानव नेत्र के नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल बनता है और साथ के साथ उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमारी आंख में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वो उल्टी बनती है लेकिन रियल बनती है। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं उनके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। तो फिलामेंट किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन धातु का। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टंगस्टन में टंगस्टन का जो सिंबल है वो है डब्ल्यू। इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। राजस्थान के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नाइक्रोम जो धातु है ये यूज़ होती है कहाँ पे? ये यूज़ होती है आपकी जो हीटर होते हैं उसमें। नाइक्रोम जो है यूज़ होता है किसमें? हीटर में। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन, ठीक है। आर्गन या कुछ एक दफ़ा जो है नाइट्रोजन भी आपको देखने को मिलेगा। ये भरी होती है किसमें? आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इसका मिश्रण जो है यानी इसका मिक्सचर जो है वो क्या बनाएगा? वो बनेगा वाटर गैस। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सबसे खतरनाक गैस है, ठीक है, ये हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके ऊपर प्रभाव डालती है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वाटर गैस, तो वाटर गैस के बारे में भी एग्जामिनर पूछता है। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, 2-3 बार ये भी रिपीट हो चुका है। अच्छा, सामान्य कांच, तो सामान्य कांच है आपका कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर सी। सामान्य कांच क्या है? सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट। दूध किस वजह से खट्टा हो जाता है? तो दूध जो है ये बैक्टीरिया के कारण जो है खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब पौधे का कौन सा भाग अफीम देता है? ठीक है, अफीम जो है फल से यानी फ्रूट्स हमारे को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2017 के करंट अफेयर है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में, क्योंकि वो नहीं रिपीट होंगे, नहीं पूछेगा एग्जामिनर। यहाँ से देखते हैं हम 159 से, यहाँ से एचपीजी की शुरू होती है। भारत में मनु का एकमात्र मंदिर, ठीक है, तो मनु टेम्पल इन इंडिया, तो ये कहाँ पे है? हमारे मनाली के अंदर है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा करेक्ट आंसर। किस क्षेत्र को शहद और दूध की घाटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सी वैली जो है दूध और शहद की घाटी के नाम से जानी जाती है? ये है आपकी चंबा वैली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। दून वैली से भी पूछता है, दून वैली कहाँ पे है? ये आपकी लोकेटेड है सोलन के अंदर।
लेकिन याद रखिएगा अगर इसने क्यारदा दून लगा दिया, क्यारदा दून घाटी भी पूछता है क्यारदा दून, तो वो कहाँ पे है, वो है सिरमौर के अंदर। वो कहाँ पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लेकिन डायरेक्टली अगर दून पूछेगा तो आपकी सोलन के अंदर है। और यहीं से जो है सप्रोन घाटी भी पूछता है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, सोलन के अंदर। नेक्स्ट है आपका कस्तूरी मृग फार्म, ठीक है, जो मस्क डियर है उसका जो फार्म है वो लोकेटेड है कहाँ पे, कुफरी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहीं पे एक और चीज़ है आपकी CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी कहाँ पे है, कुफरी के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा चेनी दर्रा, इंपॉर्टेंट है। चेनी पास, चेनी पास जो है लोकेटेड है कहाँ पे, तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे लोकेटेड है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये आपका चंबा में जो चुराह है उसको मिंदल एक विलेज है पांगी में, उससे जोड़ता है, किसको, चुराह को जोड़ता है मिंदल विलेज से पांगी के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, डी। चंद्रभागा घाटी को किसके नाम से जाना जाता है, या चंद्रभागा जो घाटी है इसको हम पट्टन वैली या पतन वैली, बुक्स में आप पढ़ोगे इसे पतन वैली, ठीक है, यहाँ पे रखा है पट्टन वैली, तो ये जो है इसके नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो लाहौल स्पीति के अंदर। कहाँ पे है, लाहौल स्पीति के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला गवर्नर थी उनका नाम था शीला कौल, शीला कौल। तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन जो है वो गलत है। अच्छा लीला सेठ कौन थी, ये मुझे आप बताओगे। हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट लेडी थी, कौन सी थी, ठीक है, किस क्षेत्र में जो है पहली थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के क्वेश्चन है, ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ मशीन डैश ब्रोकन अ फ्यू डेज एगो। तो यहाँ पे आ जाएगा हैड, ठीक है, बिकॉज द हैंडल ऑफ मशीन हैड ब्रोकन फ्यू डे एगो। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिएगा एंटोनिम ऑफ द वर्ड इररिवेकेबल, ठीक है, इररिवेकेबल का जो मतलब होगा आपका, ठीक है, इसका मतलब है स्थिर, ठीक है, एक जगह पे कांस्टेंट, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका ट्रांजिशनल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे आपसे इडियम पूछ रखा है टू स्टिक टू वंस कलर्स, ठीक है, टू स्टिक टू वंस कलर्स, इस इडियम का मतलब है टू रिफ्यूज टू यील्ड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन करें, कौन सा इसमें जो है राइट है, तो ये है उर्मी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 169 यौगिक शब्द। यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे प्रधान जमा मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सदाचार यहाँ पे हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सदाचार जो है एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट देखिए निडर में कौन सा समास है, तो निडर में जो समास है अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक पेपर था, इसके साथ साथ और जितने पेपर है मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। संडे को जो है मुश्किल होता है थोड़ा, संडे को नहीं, जिस दिन हॉलीडे हो, गेस्टेड हॉलीडे हो, उस दिन वीडियो नहीं आएगी। बाकी अदर दिन जो है मैं आपको डेली एक वीडियो या दो वीडियो जो है डेली प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये तो आपको जो है कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये तो जो है मैं आपको कंपलसरी प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। तो इसे जो है एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इस पेपर को। उसके बाद जो नए पेपर होंगे उन्हें देख लीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पुट होता है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से। ऐसे करते करते जो है जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास 100+ है, 180-82 पेपर है, ठीक है। डेली एक कराऊंगा, ठीक है। 2-3 महीनों में जो है सारे खत्म कर देंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, अगर यहाँ तक आए हो आप तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।